हेलो दोस्तों, आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो हमारी आंटी जी हैं नमस्कार। जी। और हम उनसे कुछ ऐसे सवाल जवाब करेंगे जो हो सकता है कि आपके लिए लाभकारी भी हो और लड़कियों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, और हो सकता है काफ़ी पुरुषों के लिए भी वो लाभकारी हो। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे क्योंकि ये एक महिला हैं और एक माँ हैं और एक स्त्री हैं, तो उसी से रिलेटेड इनसे सवाल पूछे जाएंगे। और ये कम्युनिकेशन इसलिए है ताकि ये अपनी समस्याएं बता सकें और आप लोग भी अपनी समस्याओं से रिलेट कर सकें। तो एक स्त्री होने के नाते और एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते आप इस समाज में इस प्रकार की समस्याओं से सामना कर रही हैं। एक माँ होने के नाते जैसे कि आजकल जो बच्चों का प्रभाव चल रहा है फ़ोन के माध्यम से, जो शिक्षा ऑनलाइन हो गई है, तो बच्चे पढ़ते कम है, गेम में ज़्यादा उलझे रहते हैं। तो माँओं को इस बात की चिंता रहती है कि बच्चे कैसे पढ़ें, उनके भविष्य क्या होगा, क्या करेंगे वो। ये तो माँ के रूप में समस्या हो गई। महिला के रूप में भी कई समस्याएँ होती हैं, कि जैसे कि अगर महिला कुछ करना चाहती है, तो उसे हर दफ्तर वगैरह में उसे एक सम्मान की दृष्टि नहीं मिलती है। लोगों की एक हेय दृष्टि का सामना करना पड़ता है। लोग उसे एक सजावट के सामान के रूप में देखना पसंद करते हैं। अपने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को बराबरी गौरव देना पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या महिलाओं के जीवन पे भी प्रभाव डालती है। अच्छा जी, तो इनका जो कहना है कि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के लिए पुरुष प्रधानता ही एक समस्या है। प्रधानता जो है हमारे समाज में, हमारे इंडियन कल्चर में सबसे बड़ी समस्या है। और चूँकि देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ जैसे शादी होके आती है, तब देखा गया है कि वहाँ से जैसे घर परिवार वालों के साथ उनसे भी सवाल जवाब किए जाते हैं कि आपने दहेज नहीं दिया, लड़की को ये नहीं करके भेजा है, वो करके नहीं भेजा है, कुछ सिखाया नहीं है, लिखाया नहीं है, पढ़ाया नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं जो देखने को मिलती हैं। तो आप इन समस्याओं को लेके भी क्या कहना चाहेंगे? इन समस्याओं को लेके अगर जैसे कि किसी घर में बहू आती है, तो वो अगर उस घर की जो महिला है, जो मुखिया की पत्नी है, इनकी लड़की की सास है, वो अगर अपनी बहू में अपनी पुत्री का रूप देखने लगे, तो लड़कियों को समस्या ही ना हो। पर लोग बहू से अपेक्षा करते हैं कि वो सास ससुर को अपने माँ बाप माने, पर बहू को बेटी नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सारी समस्याएं आती हैं। जिस घर में सास ससुर अपनी बहू को बेटी के बराबर दर्जा देते हैं और मानते हैं, वहाँ समस्या कभी आती ही नहीं है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, जब आप अपनी बेटी को किसी को दान देते हैं, कन्यादान करते हैं, तो वो भी आपकी बेटी ही होती है, पुत्री ही होती है, लेकिन वो दूसरे के घर जाके बहू बनती है। तो मेरा भी यही मानना है कि आप अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे तो आपकी बेटी को भी आने वाले समय में जब उसकी शादी होगी तो परेशानियाँ नहीं होगी। क्योंकि गिव एंड टेक जो एक कहावत है कि जो आप देंगे वही आप प्राप्त करेंगे। तो मेरा भी यही मानना है कि आप अपनी बहू को और अपनी बेटी को, जो आपकी बेटी है, उससे प्रेम करेंगे, और जो आगे जाके वो किसी की बहू बनने वाली है तो उसे अच्छे-अच्छे संस्कार देंगे। और आजकल जो देखा गया है कि आजकल तो महिलाओं के लिए कानून भी बहुत सख्त हैं। देखा जाता है कि अक्सर जो लड़के वाले होते हैं वही गुनहगार नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब देखा गया है कि बहुत से बार लड़कियां दोषी पाई जाती हैं और लड़के इसमें समस्या में उलझ जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन लड़कियों को क्या सीख देना चाहेंगे आप कि लड़कों को फंसा देती हैं या फिर कुछ ऐसे केसेस वगैरह, झूठे फ्रॉड वगैरह लगा देती हैं जिससे कि उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी पूरी फैमिली की लाइफ बर्बाद हो जाती उन है? लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप सरकार ने या कानून संसद ने कोई कानून बनाया है, तो जो पीड़ित हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और आप अगर किसी को समस्या में डालती हैं, तो जो वास्तव में पीड़ित व्यक्ति होते हैं या महिलाएं होती हैं, उनको उस समस्या का लाभ नहीं मिल पाता है। तो कृपया करके आप ऐसा ना करें, जिससे कि आप स्वयं दुखी हों, जिससे आपसे जुड़े हुए रिश्ते नाते सब दुखी हों। और जी, इन्होंने कहा है कि आप यदि गलत हैं तो गलत ना रहें, सुधार कर लें अपने आप में, क्योंकि एक टाइम के बाद सुधार ज़रूरी होता है। और
हो सकता है कि बहुत से मामलों में लड़के वाले गलत होते हों आदि, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत सही होते हैं। तो देखा जाता है कि दोनों तरफ से कभी-कभार गलतियाँ होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक जो परिवार होता है उसको चलाने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है? पुरुष की होती है, महिला की होती है? आपको क्या लगता है कि जो दोनों का कितना-कितना उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए? और किस-किस प्रकार से आपसी समझ होनी चाहिए? एक परिवार को चलाने के लिए दोनों लोगों की बराबर जिम्मेवारी होती है। यदि पति या पुरुष कमा कर नहीं लाएगा तो महिला बच्चों को क्या खिलाएगी, और महिला अगर नहीं बनाएगी तो पति कमा कर लाएगा भी तो किसके लिए लाएगा। तो मेरे हिसाब से दोनों की बराबर जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों के पहिए सही होना ज़रूरी है, उसी प्रकार दोनों लोगों का व्यवस्थित होना ज़रूरी है। और किसी भी जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों के आपसी सामंजस्य भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है तो उसके बच्चे कभी अपनी माँ का सम्मान नहीं करते। वही चीज़ पत्नी पर भी लागू होती है। अगर वो अपने पति का सम्मान इज्जत नहीं करती है तो बच्चे भी अपने बाप की उस तरह इज्जत नहीं करते हैं। तो दोनों को ही अपने बच्चों के सामने एक आदर्श रखना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का सम्मान रखें। हाँ, तो इन्होंने जैसा बताया कि एक गाड़ी जो होती है वो 2 पहियों से ही चलती है, और हालाँकि बाइक 2 पहियों से चलती है, 4 व्हीलर 4 पहियों से चलती है, लेकिन कहीं न कहीं तो दोनों में बैलेंस उसमें रहता है। बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही बात कहने वाला था कि उनमें उसमें भी बैलेंस होता है। बैलेंस के साथ में यदि एक पहिया इस तरफ लगा है तो दूसरा पहिया उसी के पैरेलल लगाया जाता है, तभी वो गाड़ी जो होती है वो चलती है। तो और मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहूँगा कि जो नए लोग होते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, उनमें भी बहुत सारी समस्या देखने को मिलती हैं, और उन सासों को क्या कहना चाहेंगी आप जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती हैं, और वो उन पे सास पे, वो अपनी बहू पे और अपने लड़के पे हुक्म चलाना चाहती हैं? भाई ऐसे लोगों से तो कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपने जो धरती पे जीवन जीते रहते हैं उनको बदलना मुश्किल होता है। वो सोचते हैं कि हमारे अनुसार ये सब चीज़ें हो, ऐसा नहीं होता है। जो आज के दौर में नई लड़की या जो नई यंगस्टर है वो शादी करके किसी घर में आते हैं तो वो एक परिपक्वता की उम्र तक उनकी शादी होती है। पहले शादी की उम्र थी 12-13 साल में शादी हो जाती थी, अब 25-30 साल के बीच में शादी होती है। उस दौरान वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी चुके होते हैं, तो उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल समस्या होती है। और जैसे पुराने लोग जो होते हैं वो सोचते हैं हमारे हिसाब से सब चीज़ें हो, तो वैसा नहीं हो सकता। ये टकराव ही दोनों के पारिवारिक कलह का कारण बनती है, और कभी पति पत्नी में और कभी माँ बेटे में के संबंध खराब हो जाते हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि आपको अपना वर्चस्व कायम नहीं रखना है, आपको सभी को प्रेम करना है और बहुत प्रेम से रखना है, आपका या लड़का हो या लड़की हो और या फिर बहू हो, क्योंकि जो प्रेम होता है वो एक बहुत ही मजबूत हथियार होता है किसी पे विजय पाने का। तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपका वर्चस्व बना रहे दूसरों पर, तो आपको उन्हें प्रेम से ही ट्रीट करना पड़ेगा। मैं राइट हूँ ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, तो किसी को दबाव में करके हम अपने वश में नहीं कर सकते, पर प्रेम एक ऐसा हथियार है जिसके प्रभाव से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। जी, और वो भी निष्कपट और निश्चल प्रेम। कोई ऐसा प्रेम नहीं जो दिखावा हो या पीठ पीछे आप उसकी बुराई करते हो और सामने से आप उसका सम्मान करते हो, और जब आँखों में आँख मिलाते हो तो आप आँख चुराते हो लोगों से, तो इस प्रकार का नहीं। अच्छा प्रेम, ये बात भी बोलना चाहूँगा मैं, जैसे आप एक बच्चे की माँ हैं, माँ भी हैं, तो हाँ। माँ के तौर पे आप अपने लड़कों को और जो नई पीढ़ी है उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस प्रकार से उन्हें अपना जीवन यापन करना चाहिए और माँ-पिता की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को अपने माँ-बाप की बात माननी चाहिए और उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो 12th तक का टाइम होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। उसके बाद आप जिस दिशा में भी जाना चाहते हैं, उसमें ये आपका सहायक होता है। तो बच्चों को चाहिए कि वो 12th तक अपने पढ़ाई में विशेष करके बहुत ध्यान लगाएँ और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। और अपने जो भी उनको सीखने को मिलता है अच्छी चीज़ें,
वो ग्रहण करें और जो बेकार की चीज़ है वो ग्रहण ना। अच्छा, तो इन्होंने ये कहा है कि बच्चों को और जो बालक हैं अभी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो उन्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और खेल-कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए और आजकल तो खेल-कूद में बहुत से लोग नाम भी कर रहे हैं, जैसे हमारे नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने एक स्वर्ण पदक लिया है और बहुत सारे पदक हैं उनके पास। अब तो गठरियाँ लगने वाली हैं उनके पदकों की, वो भाला फेंकते हैं और हमारे देश का नाम रोशन किया है उन्होंने। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो यदि आप किसी खेल में अच्छे हो तो आप खेल को भी आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें भी बेहतर कर सकते हैं कुछ और अपने परिवार का, अपने घर का, अपने देश का और कंट्री का नाम रोशन कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है बैलेंस, जैसा आपने बताया कि पहियों का बैलेंस रहता है गाड़ी में, तो वैसे ही हमारी लाइफ का भी बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बैलेंस किस तरीके से काम करता है? यदि आपको सुबह को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? सुबह आपको कहीं घूमने जाना है तो जाना पड़ेगा, सुबह 4 बजे जागना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। यदि एक मेरे पास तो कोट भी पड़ा रहता है, मैं अपनी दीवार पे लिखे हुए हूँ कि आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। मतलब या तो आप अपने डे को चलाइए, दिन को चलाइए, वरना दिन आपको चलाएगा। तो उससे सिंपल सी बात ये है कि आपको अपने दिन को है वो अपने हिसाब से चलाना है और जब आप अपने हिसाब से चलाएंगे, छोटे-छोटे गोल्स बनाएंगे डेली के, पर डे के, तब आप बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। क्योंकि आप सक्सेसफुल एक दिन में नहीं हो सकते और आप अपनी लाइफ को बेहतर एक दिन में नहीं बना सकते। उसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा और डेली काम करना पड़ेगा। अभी और एक बात पूछना चाहूँगा मैं, जो नए-नए लड़के-लड़कियाँ होते हैं, ठीक है? तो उनका जो है वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जैसे पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता है और अब तो को एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने लगी है सरकार हमारी और विद्यालय में लड़के-लड़कियाँ साथ में भी पढ़ते हैं, तो प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है? तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि हमें निजी लाइफ में रहते हुए ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनको आप क्या शिक्षा देना नहीं, चाहेंगी? हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आपको ये पढ़ने का टाइम मिला है, ये आपको ज़िंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है। ये फिजूल की चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो लोग भटक जाते हैं वो भटक ही जाते हैं और जो आपका उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ये सब भटकाव की चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं, इनमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जैसा इन्होंने बताया कि आपको पहले अपना एक उद्देश्य बनाना है, फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरे जद्दोजहद के साथ भिड़ जाना है, क्योंकि आपके पास यदि लक्ष्य नहीं है तो कोई आपका नहीं रहेगा। आपके पास यदि आप सफल नहीं है तो कोई आपका नहीं रहेगा। तो सीधी-सीधी बात ये है कि पहले आपको सफलता प्राप्त करनी है, फिर उसके बाद कुछ करना है। क्योंकि देखो, मोह माया में तो फँसना ही है, शादी-ब्याह तो होना ही है, फिर लेकिन एक टाइम के बाद, जैसा कि बताया बैलेंस, जीवन के जो नियम है, सिद्धांत हैं, उसके आधार पे और कोई भी चीज़ समय से पहले यदि आपको मिल जाए, समय से पहले प्राप्त हो जाए, तो आपको उसकी वैल्यू भी पता नहीं होगी। तो पहले तो हमें अपने मस्तिष्क को, माइंड को और मनःस्थिति को इतने लेवल पे ले जाना है, ताकि आपके आस-पास भी जो जितने लोग हैं, आप पॉजिटिविटी फैला सकें चारों तरफ और लोगों को ज्ञान दे सकें। तो ये थी हमारी आंटी जी, जिन्होंने अपना कीमती वक़्त देकर आपको समझाने के लिए और मुझे कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए और मेरी बातचीत को बढ़ाने के लिए और ये यूट्यूब का वीडियो बनवाने में मदद करी है। तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हाँ, नमस्कार। आपने इतने धैर्य के साथ और इतनी सहनशील शक्ति के साथ मुझ जैसे एक नादान व्यक्ति को सुना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
हैं।